हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नागेंद्र मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपलब्ध हूँ बाल मनोविज्ञान लेकर। जैसा कि हम लोगों की पिछले लेक्चर्स में जो बातें चल रही थी, वो हम लोगों की बातें चल रही थी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हम लोगों की जिन जिन बिंदुओं पर बात हुई, उन बिंदुओं में हमारी बात हुई थी वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, परिवार पर, अर्थात इत्यादि ये जो कारक हैं ये किस तरीके से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। उसी के अंतर्गत मैंने बताया था कि दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो बालक के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उस दो फैक्टर्स के अंतर्गत पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो होता है वो बच्चे के विकास को पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से इम्पैक्ट करता है। उसी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मूल प्रवृत्तियों का भी मानव विकास के या बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब चूंकि मूल प्रवृत्तियां जो कि आपकी उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कई प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात अगर की जाए कि मूल प्रवृत्तियां हैं क्या, थोड़ा समय 2 मिनट इस पर आपसे व्यवहारिक बात करूंगा, फिर इसके बाद हम लोग अपने ड्रा करके सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पर बात करेंगे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि मूल प्रवृत्तियां हैं क्या। एक्चुअली मूल प्रवृत्तियां जो हैं इन्हें इंग्लिश में बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। मूल प्रवृत्तियों का जनक ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक मैकडूगल को माना जाता है। मैकडूगल साहब ये मानते थे कि मूल प्रवृत्तियां जो है मूल रूप से कितने प्रकार की हैं, मूल रूप से 14 प्रकार की हैं, किंतु अलग अलग मनोवैज्ञानिकों में इस धारणा को लेकर अलग अलग मत हैं। वुडवर्थ साहब इस मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है इसको 7 मानते हैं। अब मैकडूगल चूंकि ही इज द फादर ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, वो मूल प्रवृत्तियों के जनक थे और उनके अकॉर्डिंग तो हमारे मन में एक संदेह ये पैदा हो रहा होगा कि ये सर मूल प्रवृत्तियां होती क्या हैं। एक्चुअली मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। सामान्य शब्दों में आप समझिए तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जिनका संबंध हमारे जन्मजात पक्षों से तथा हमारी स्वाभाविक क्रियाओं से होता है। और इन्हीं मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं यह हमारी क्या कह सकते हैं, हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जिसका संबंध हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से होता है। और चूंकि यह मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, इन मूल प्रवृत्तियों के साथ हर मूल प्रवृत्ति के साथ कोई न कोई एक निश्चित संवेग निहित होता है और उसी निश्चित संवेग के माध्यम से हम तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। अगर मूल प्रवृत्तियों की बात की जाए तो मूल प्रवृत्तियों का निश्चित तरीके से मूल प्रवृत्तियां, जैसे कुछ बहुत सारे लोग ये होते हैं ऐसा मानते हैं कि मूल प्रवृत्तियां और आदत दोनों एक ही चीजें हैं। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा, मूल प्रवृत्तियां एक अलग चीज है और आदत एक अलग फैक्टर है। एक्चुअली क्या है, मूल प्रवृत्तियों का संबंध जन्मजात पक्षों से होता है जबकि आदत का संबंध वर्तमान वातावरण से होता है। क्योंकि वातावरण में हमें जिस टाइप से वातावरण प्रदान किया जाता है उस तरीके से हमारे आदतों का निर्माण होता है, जबकि मूल प्रवृत्तियां प्रत्येक प्राणियों में पाई जाती हैं और यह प्रत्येक प्राणियों से तात्पर्य यह है इवन कि यह पशुओं में भी पाया जाता है। अब मूल प्रवृत्तियों की बात अगर की जाए तो खासकर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मानव के सेंस में। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है, इसलिए हम लोग बात करेंगे किस पर, पुरुष के बच्चों के या मानव जीवन के आधार से कोरिलेट करके बात करेंगे। एक्चुअली मूल प्रवृत्तियों की जो आधार की अगर बात की जाए तो अगर हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों का आधार क्या है, अर्थात मूल प्रवृत्तियों का जो हमारी ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, इन प्रवृत्तियों के मूल आधार क्या है। एक्चुअली ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं इनका मूल रूप से 3 आधार है। कौन कौन से आधार हैं, इसके 3 आधार हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, संस्कार। ये संस्कार सबसे पहला फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर हमारा क्या होता है, उद्देश्य, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रयोजन, दूसरी भाषा में क्या लोग कह सकते हैं, प्रयोजन। और तीसरा जो हमारा आधार होता है वो होता है विचार। अर्थात इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर मूल प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, आपके मन में एक संदेह ये पैदा होगा, साहब इनका संबंध क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये संस्कार जो होता है ये क्या होता है, इसी से हमारे अंदर क्या होते हैं, ये हमारे संचित कर्मों का या संचित स्थितियों का जो हमारे अंदर संचित होता, पूर्व में संचित होता है हमारे फॉर्मेशन के टाइम, वह हमारे क्या करता है, हमारे मूल प्रवृत्तियों पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि इसका प्रयोग संस्कार उत्पन्न करने में किया जाता है, इसलिए यह संचित पक्ष से होने के कारण यह सीधे सीधे क्या होता है, संस्कार जनित होता है, हमारे संस्कार से संबंधित होता है।
दूसरा क्या होता है भाई, मूल प्रवृत्तियां हैं, हर व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, तो उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के पीछे निश्चित कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा ही, और इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए इसका दूसरा आधार जो माना जाता है वह प्रयोजन माना जाता है। भाई जैसे प्रयोजन समझिए, अगर आपको नींद लग रही है तो इसका मतलब यह है कि आपको सोने की आवश्यकता है, यह आपका उद्देश्य हो जाएगा, अर्थात आपको सोना है। जैसे आपको भूख लगी है तो भोजन क्या हो जाएगा, यह आपका मूल प्रयोजन हो जाएगा, यह आपका उद्देश्य हो जाएगा। विचार, एक्चुअली विचार क्या होता है, इसी विचार के माध्यम से हम अपने संस्कार और प्रयोजन, हमारे ये संस्कार होते हैं मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत, हमारे जो संचित संस्कार होते हैं और हमारे जो प्रयोजन होते हैं, इन्हीं विचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसे अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, इसे अभिव्यक्त करते हैं। और यह अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है, यह अभिव्यक्ति का माध्यम जो होता है वो होता है संवेग। समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रारंभ में ही आपको बताया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों का संबंध किन्हीं किन्हीं निश्चित संवेगों से होता है। किससे होता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध निश्चित संवेगों से होता है, और यही संवेग जो होते हैं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि मूल प्रवृत्तियों के प्रमुख आधार क्या हैं, तो ये 3 पॉइंट, संस्कार, प्रयोजन और विचार, ये हमारे मूल प्रवृत्तियों के क्या होते हैं, आधार बिंदु होते हैं। अब मूल प्रवृत्तियों के अर्थ को तो आप समझ ही गए होंगे। एक्चुअली मूल प्रवृत्तियों को समझाते हुए मैकडूगल साहब ने कहा था कि यह क्या होती है, यह हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण हमारे विचारों में क्या होती है, एक चालकता विद्यमान आ जाती है। हमारे कार्य करने में एक विशेष प्रकार की चालकता विद्यमान होती है, और इस चालकता के कारण ही हम किसी कार्य को संपादित करते हैं। अगर इसी ड्राइव को, इसी अंतर्नोद को अगर हटा दिया जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात मूल प्रवृत्तियों को अगर समाप्त कर दिया जाए तो जो मनुष्य है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कह सकते हैं पूरी तरीके से सुस्त हो जाएगा। अर्थात मैकडूगल ने सीधे सीधे कहा था, यह एक प्रकार की क्या होती, मूल प्रवृत्तियां एक प्रकार से हमारी मनोशारीरिक अवस्थाएं होती हैं, जो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की चालकता उद्दीप्त करती हैं, और अगर इनको हटा दिया जाए तो मनुष्य किसी भी कार्य को करने में पूर्णतः असमर्थ हो जाएगा। जैसे चलती हुई घड़ी का अगर बैटरी निकाल दिया जाए तो उसकी सारी ऊर्जा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, या कह सकते हैं वह रेलेवेंट नहीं होती, वह अर्थात उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाती। उसी तरीके से मनुष्य के विकास में या मनुष्य के क्रियाकलापों में जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन तो मैकडूगल साहब ने कहा। वुडवर्ड साहब ने मूल प्रवृत्तियों को समझाते हुए कहा था कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, यह कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए सीखते हैं तो वो क्या हो जाता है, लर्निंग हो जाता है। भाई क्या होता है, जब हम किसी चीज को सीख कर करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये अधिगम है, लर्निंग है। लेकिन जब हम किसी कार्य को बिना सीखे हुए और स्वाभाविक तरीके से करते जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं मूल प्रवृत्तियां या स्वाभाविक क्रिया कहते हैं। तो ये बेसिकली अंतर होता है अधिगम और मूल प्रवृत्तियों में। अगर मूल प्रवृत्तियों की बात की जाए तो मूल प्रवृत्तियों क्या है, किसी भी कार्य को करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, अर्थात जिसको आपने नहीं सीखा है और आप उसे नैसर्गिक तरीके से संपादित कर लेते हैं, वही आपकी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। और इन मूल प्रवृत्तियों के 3 आधार बिंदु होते हैं, संचय, प्रयोजन और विचार। इन्हीं के आधार पर मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब मूल प्रवृत्तियों की अगर बात की जाए, चूंकि इस मूल प्रवृत्ति के आधार पर हमारी बात हो गई, इसके डेफिनेशन के बारे में बात हुई। डेफिनेशन बेसिकली आप लोग दो प्रकार के डेफिनेशन लर्न कर रखिएगा, एक वुडवर्थ के अकॉर्डिंग और एक मैकडूगल साहब के अकॉर्डिंग। चूंकि मैकडूगल वाज द फादर ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, वो मूल प्रवृत्तियों के जनक थे, और वुडवर्थ साहब जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों पे काफी काम किया था, और कह सकते हैं कि वुडवर्थ साहब ने माना था कि मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वह कितनी है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या उन्होंने माना था 7, जबकि मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो मानी थी वह 14 माना था। आपके टेट की परीक्षा में जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो मैकडूगल से संबंधित पूछा गया है। और याद रखिएगा, मैकडूगल जो थे ये कहाँ के निवासी थे, ब्रिटेन के निवासी थे। कभी कभी क्या करता है, निवासी पूछ लिया जाता है किस देश से संबंध रखते थे। तो इस तरीके से मूल प्रवृत्तियों का जो ये अर्थ था या मूल प्रवृत्तियों का जो आधार बिंदु था उस पर हमारी बातें हुई।
अगर अब हम लोग बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की संख्या के बारे में या मूल प्रवृत्तियों के बारे में, तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में चूंकि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की है मैकडूगल साहब ने, लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत सारी मूल प्रवृत्तियां सारे बुक्स में दिए हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, किसी भी साइकोलॉजी के टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे सारे के सारे दिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ नोट कर रखा है जिनसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होती हैं, ये सारी चीजें इस पार जो लेफ्ट साइड में आपके जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। और ये मूल प्रवृत्तियों के ठीक ये जो है, ये सब हैं, ये सब इनसे संबंधित क्या है, संवेग हैं। अर्थात इन्हीं संवेगों के आधार पर मूल प्रवृत्तियां संचालित होती हैं। तो आप जानते हैं जैसे पलायन, पलायन क्या होता है, पलायन का मतलब होता है किसी चीज का, किसी चीज से भागना। और पलायन जब हम भागते हैं तो भागने के पीछे कौन सा संवेग काम करता है, भय रूपी संवेग काम करता है। अतः पलायन एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है और उससे संबंधित संवेग क्या है, वो भय है। दूसरा याद रखिएगा युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब आप लोग जानते हैं युद्ध प्रियता होता है, अर्थात जो युद्ध में इच्छा रखता हो, और उससे संबंधित जो संवेग होता है वो क्या होता है, क्रोध होता है। जबकि शिशु रक्षा, शिशु रक्षा क्या है, अपने आप में एक मूल प्रवृत्ति है और उससे संबंधित जो संवेग है वह क्या है, वात्सल्य है। और इससे उसके बाद एक संवेदना, संवेदना अपने आप में एक मूल प्रवृत्ति है और जिसका संवेग क्या है, वो कष्ट है। उधर काम अर्थात सेक्स, जिससे संबंधित क्या है हमारा मूल संवेग, उससे संबंधित क्या है, कामुकता। तो इस प्रकार से मैकडूगल साहब ने इनकी संख्या 14 बताई थी, हमने लगभग 6-7 यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। और ये कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, इससे संबंधित बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा भी नहीं जाता, बस आप उन 14 संख्याओं को जानते रहिएगा बस, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या हैं। अब विशेषताओं की बात अगर की जाए तो मूल प्रवृत्तियों की सबसे बड़ी विशेषता जो है वह ये है कि पहली चीज तो आप जानते रहिएगा, यह क्या होता है, जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। इनका संबंध हमारे क्या होता है, इम्बॉर्निटी से होता है। यह जन्मजात होती है, जन्मजात एवं क्या होती हैं, स्वाभाविक होती हैं। जन्मजात एवं स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जिनको करने के लिए हमें किसी लर्निंग की जरूरत या किसी अधिगम की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं और स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। दूसरी क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये क्या होती हैं, आदतों से भिन्न होती हैं, जिसे हम लोग हैबिट कहते हैं। मूल प्रवृत्तियों का आदतों से क्या होती है, आदतों से भिन्न होती हैं। दूसरी ये इसकी विशेषता हो गई कि यह क्या होती है, यह आदतों से भिन्नता पाई जाती है, आदतों से भिन्नता पाई जाती है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तीसरे मेजर फैक्टर की बात की जाए तो मूल प्रवृत्तियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को आप विशेष फोकस तौर पर याद रखिएगा। मूल प्रवृत्तियों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे परिमार्जित किया जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। अर्थात इस मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं यह हमारी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं और स्वाभाविक क्रियाओं को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे क्या किया जाता है, परिमार्जित किया जाता है, इसे चेंज किया जाता है या डाइवर्ट किया जाता है। परिमार्जित किया जाता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, ना कि समाप्त। यहां आप लिख देते हैं ना कि समाप्त। इस तरीके से आपने देखा कि ये मूल प्रवृत्तियों की यहाँ पे हमने 3 विशेषताएं बताई। इसके साथ साथ आप एक चीज और जानते रहिएगा कि मूल प्रवृत्तियों के लिए किसी प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। भाई ऑब्वियसली चीज मैंने पहले ही लाइन में आपसे बताया था कि यह क्या होती हैं, यह जन्मजात होती हैं और इनका संबंध हमारी स्वाभाविक क्रियाओं से होता है। और जो जन्मजात होता है और जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनका संबंध क्या होता है, उनका संबंध हमें उनके किसी चीज की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे हम चौथे विशेषताओं के अंतर्गत लिख सकते हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। किससे मतलब होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि ये मूल प्रवृत्तियों की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात चूंकि ये जन्मजात होते हैं इसलिए इन्हें क्या होते हैं, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से ये 4 विशेषताएं हमारे मूल प्रवृत्तियों की। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये निश्चित तरीके से किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं। अब आप समझिए निश्चित लक्ष्य की कैसे निर्देशित होंगी। सपोज दैट आपको भूख लगी है, ये हमारी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। भाई मनुष्य को भूख लगना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो क्या है, भूख मतलब हमें भोजन चाहिए, तो भोजन क्या है, भोजन उस समय हमारा लक्ष्य हो जाता है। अर्थात हमारी मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं यह कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं, अर्थात एक निश्चित लक्ष्य की ओर चलायमान होती हैं।
तो इस तरीके से हमारे ये जो है मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं को एक बार फिर से मैं ऑरली बताता चलूं कि मूल प्रवृत्तियां पहली बात जान लीजिए कि यह आंतरिक होती हैं, जन्मजात होती हैं और यह स्वाभाविक पक्षों से जुड़ी होती हैं, अर्थात इनका संबंध स्वाभाविक क्रियाओं से होता है। दूसरा पॉइंट, मूल प्रवृत्तियों का जो संबंध होता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किसी न किसी निश्चित संवेग से होता है। किससे होता है? किसी निश्चित संवेग से मूल प्रवृत्तियों का संबंध होता है। तीसरा पॉइंट, मूल प्रवृत्तियों और आदतों में भिन्नता पाई जाती है। चूंकि मूल प्रवृत्तियों का संबंध जन्मजात पक्षों से होता है, जबकि आदतों का जो विकास होता है वह एक निश्चित वातावरण में होता है। ठीक है, जबकि एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेक्स्ट विशेषता क्या है, इसको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात मूल प्रवृत्तियों के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह स्वाभाविक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका संबंध जन्मजात पक्षों से है और इसके साथ साथ मूल प्रवृत्तियों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, अर्थात समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें क्या किया जाता है? परिमार्जित किया जाता है। मान लीजिए हमारी मूल प्रवृत्तियों में थोड़ा बहुत जो चेंजेस लाने हैं उसका परिमार्जन किया जा सकता है, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जाता। एक और नेक्स्ट पॉइंट कि मूल प्रवृत्तियों का संबंध जो होता है वो प्रत्येक प्राणियों से होता है, वो चाहे मानव हो और चाहे पशु हो। और यही मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं अपने आप में एक डिराइव का काम करती हैं या अपने आप में एक चालकता का काम करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं मूल प्रवृत्तियां कैसे काम करती हैं। थोड़ा सा हम व्यवहारिक जीवन से इसको कोरिलेट करके देखते हैं। देखिए, फैक्ट के नाम पे अगर आप जान लीजिए तो फैक्ट के नाम से आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे। आपके यूपी टेट की परीक्षा में जो मूल प्रवृत्तियों से अब तक प्रश्न पूछा गया है वो सीधा सीधा पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है। तो मूल प्रवृत्तियों का जनक जो माना जाता है वो मूल रूप से मैकडूगल को माना जाता है। फिर मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है। तो आप ये जानते रहिएगा कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या अकॉर्डिंग टू द मैकडूगल 14 है। कितनी है? 14। अभी मैंने आपको बताया था मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल ने कितनी मानी है? 14 मानी है। जबकि अगर कभी यह पूछ लिया जाए कि वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी है, तो वुडवर्थ साहब ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी थी? 7 मानी थी। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकडूगल जो थे वो मूल रूप से किस देश से बिलोंग करते थे, किस देश के निवासी थे? तो मूल रूप से कहां से के निवासी थे? ब्रिटेन से संबंधित थे। फिर आपसे क्वेश्चन एक अराइज किया जा सकता है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित आधार क्या क्या है, तो वो मैंने आपको बताया, संस्कार, प्रयोजन, विचार। और क्या कर सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर को स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपकी परीक्षा में क्या कर सकता है, पूछ लेगा मूल प्रवृत्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उसमें क्या करेगा, ये जो सारे स्टेटमेंट, अगर आप इन सारे स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप मूल प्रवृत्तियों के कंसेप्ट को आपने ठीक से क्लियर किया है, तो निश्चित तरीके से आपको उन सत्य कथन और असत्य कथन को डिफरेंशिएट करने अर्थात अलग करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरीके से मूल प्रवृत्तियों में ये चीजें होती हैं। ये हो गया आपके मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मूल प्रवृत्तियों के पहलू। अगर हम पहलू की बात करते हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियों के पहलू क्या हैं या ये कैसे काम करते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा व्यवहारिक जीवन से अपने आपको जोड़िएगा। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? इनके 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, पहला पक्ष जो होता है वो होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक। तीसरा क्या होता है? क्रियात्मक। ये 3 होते हैं। ठीक है, इसके 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। ज्ञानात्मक से क्या होता है, यहां से हमें किसी चीज का ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। भाई प्रत्येक व्यक्ति के क्या होते हैं, तो चूंकि मूल प्रवृत्तियों को डिराइव होने के लिए इन 3 पहलुओं की जरूरत होती है। तो इन 3 पहलुओं, चूंकि देखिए जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, मूल प्रवृत्तियों की जब हम लोग बातें होती हैं तो ये 3 पक्षों से प्रभावित होता है। पहले हम इनका सामान्य सा अर्थ लिखते चलते हैं, फिर हम व्यवहारिक तरीके से बात करते हैं कि कैसे इन तीनों का संबंध है। दूसरा क्या है? भावात्मक, जिसका संबंध हमारे भावों से या संवेगों से होता है।
और मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों का संबंध किसी न किसी निश्चित संवेगों से होता है। जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति युद्धप्रिय है, युयुत्सा मैंने लिखा था, कोई व्यक्ति युद्धप्रिय है, युद्धप्रियता अर्थात युद्ध में इच्छा रखता है, तो निश्चित तरीके से उसके अंदर क्रोध रूपी संवेग निश्चित तरीके से विद्यमान होगा। किसी में शिशु रक्षा को लेकर विशेष बात उत्पन्न हुई है या शिशु रक्षा को लेकर वो सक्रिय है, इसका मतलब उनमें वात्सल्यता की भावना है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक, मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्रियात्मक का मतलब होता है एक्ट करना, क्रिया करना। अब आप समझिए, जैसे सपोज दैट भाई क्या होता है कि भय एक ऐसी प्रवृत्ति है, भय एक टाइप से अपने आप में क्या है, एक ऐसा संवेग है जो व्यक्ति में क्या करता है, डर उत्पन्न करता है। जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, जैसे एक एग्जांपल है शेर। ठीक है, इस शेर, सपोज दैट शेर सामने आ जाता है, तो शेर जब आता है तो हमारे मन में एक विशेष, इस बात का विशेष ज्ञान है, इस बात का हमें पूर्व नॉलेज है, ये इस बात का हमें हमारे कॉग्निटिव पक्ष का यह विषय है कि शेर एक खूंखार जीव है जो हमारे लिए क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो ये क्या हो जाता है, यह हमारे कॉग्निटिव पक्ष अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेर हमारे ज्ञानात्मक पक्ष को डिनोट करता है, अर्थात हमें इस बात का ज्ञान है कि शेर क्या है, खूंखार है। दूसरा क्या है, भावात्मक। ये भावात्मक कैसे कोरिलेट करोगे, जब हमें इस बात का ज्ञान है कि अमुक वस्तु हमारे लिए खतरनाक है या अमुक वस्तु हमारे लिए अच्छी है, तो उस प्रकार से संवेग हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। जैसे आप मान लीजिए, शेर का अगर आपको संपूर्ण रूप से ज्ञान है तो आप ये जानते हैं कि यह खूंखार जीव है, तो तुरंत आपके अंदर एक संवेग उत्पन्न क्या होगा, भय। ठीक है, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या होता है, जो सामने विषय होता है उसके प्रति हमारी धारणा का विकास होता है। और भावात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या होते हैं, हमारे संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और ये संवेग जब एक्टिव होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोई न कोई निश्चित एक्ट करेंगे अर्थात कोई न कोई कार्य करेंगे। भाई जब शेर को हमने सामने देखा तो हमारे अंदर भय उत्पन्न हुआ, और जब भय उत्पन्न होगा तो हम क्या करेंगे, वहां से तेजी से भागेंगे, और यही भागना हमारा क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, यह हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अर्थात इसी एक्ट के कारण क्या होता है, हम लोग क्रियात्मक पक्ष है। तो ये क्या होते हैं, हमारे 3 डायमेंशन होते हैं, दैट इज द 3 डायमेंशन ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, या मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष हैं जिनके आधार पर क्या होता है, यह संचालित होता है। तो इस तरीके से हमारे मूल प्रवृत्ति का एक छोटा सा चैप्टर था, इसकी मूल और सार बातें हमने आपको बताया। निश्चित तरीके से आप कमेंट करके हमें सूचित करिएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और जो चीजें न समझ में आई हों वो आप कमेंट करके सूचित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइज।